हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा पर चर्चा की थी। आज हमारा प्रकरण जो है वो भाववाचक संज्ञा पे है, क्योंकि एग्जाम में आपके भाववाचक संज्ञा से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा, जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहा जाता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, शील, स्वभाव, दशावस्था या कार्य का बोध हो। सबसे पहली चीज, भाव है क्या? भाव ऐसी चीज है जिसको हम ऐसे दिखा नहीं सकते कि जैसे ये मार्कर है तो ये मार्कर आप दिखाई दे रहा है, लेकिन हम कहें सत्य, तो सत्य को हम दिखा नहीं सकते कि ये एक वस्तु है और ये सत्य है, ठीक है। या निडरता या कायरता, तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको दिखाया नहीं जा सकता। और भाववाचक संज्ञा जो है, इसको इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जा सकता है, अपने सेंस से उसे समझा जा सकता है, परखा जा सकता है, परंतु ये कोई वस्तु नहीं है जिसको हम छू के देख लें या फिर उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। इनका बहुवचन नहीं बनाया जाता और ये अधिकतर विशेषण के शब्द होते हैं। तो भाववाचक में ध्यान रखिएगा, इनमें गुण धर्म मौजूद होते हैं। जैसे पानी का गुण क्या होता है? शीतलता प्रदान करना। आग के पास जाएंगे तो गर्माहट मिलेगी, तो इसी तरह से हर चीज में कोई ना कोई तत्व मौजूद होता है। तो भाव यानी कि उसे आप केवल महसूस कर सकते हैं, बल्कि छू और देख नहीं सकते। तो देखें, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता कैसे है। जैसे कि एग्जाम में आपको एक शब्द दे देता है, मान लीजिए दे दिया राष्ट्र। अब राष्ट्र से आपके अंदर कैसी भावना का विकास हुआ? जैसे आपसे कहा जाए बूढ़ा, तो उसका गुण क्या होगा या उसमें किस चीज का आपको भाव नजर आ रहा है? बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक। जवान से जवानी, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अव्यय यानी क्रिया विशेषण अव्यय, इन सभी में कुछ प्रत्यय लगाकर इनका निर्माण किया जाता है। वो प्रत्यय ई, हट, आ, तो, पन, ता, आओ, आस इत्यादि भी हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैसे इनका निर्माण होता है। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, जैसे मित्र शब्द, मित्र का मतलब किसी का भी, कोई भी मित्र हो सकता है। तो मित्र से हमने ता प्रत्यय लगाया, तो मित्र से हमारा जो गुण निकल के आता है उसमें क्या होगा? मित्रता का भाव होगा। और अगर शत्रु है तो शत्रुता का भाव होगा। बूढ़ा है तो बुढ़ापा का भाव होगा। अब इसमें क्या है? प्रत्यय लगे हुए हैं। मनुष्य जो है उसमें मनुष्यत्व का गुण होगा या मनुष्यता का गुण होगा। लड़का है तो उसमें लड़कपन होगा। ये लड़कपन, ये मित्रता, बुढ़ापा, ये सब क्या है? ये सब किसी के गुण या भाव हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, सर्वनाम शब्दों से हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे करते हैं। तो अपना, अपना शब्द जो है इसमें अपनेपन का गुण होगा। कहते नहीं वो हमारा अपना है, उससे बड़ा अपनापन महसूस होता है। तो क्या महसूस किया आपने? अभी मैंने वही बताया कि आप इसे इंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, इसका बोध कर सकते हैं। मेरा अपना है, उससे मुझे अपनेपन का एहसास होता है। तो ये जो एहसास, ये जो फीलिंग, ये जो आप महसूस करते हैं, वही जो है हमारे भाव होते हैं। तो अपना से हमारा क्या बना? अपनापन। निज से निजता, ठीक है, या निजत्व। मम से ममता या ममत्व। इसके बाद देखते हैं विशेषण शब्दों से हम कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। गर्म, सर्द, ठीक है, ये सारे विशेषण के शब्द होते हैं। तो गर्म से गर्मी, अभी मैंने बताया आपको, आपके पास आप जाएंगे तो काय का गुण मिलेगा, आपको गर्मी का गुण मिलेगा। तो गर्म से गर्मी। मीठा से मिठास, उसमें देखो मिठास आ रही थी, ठीक है, तो मिठास का गुण होगा। सुंदर है कोई तो सुंदरता उसका गुण होगा। कड़वी चीज आप खा रहे हैं तो कड़वाहट का गुण उसमें होगा, तो कड़वाहट बन जाएगी। क्रिया शब्दों से देखें तो क्रिया घबराना, घबराना से
घबराहट का भाव होगा। सजाना से सजावट का भाव होगा। चढ़ना से चढ़ाई, बहना से बहाव। अब ये जो दो शब्द आप देख रहे हैं, चढ़ना और इससे बन गई चढ़ाई, जबकि और कुछ भी बना सकते थे, बहना से बहाव। तो हम कैसे जाने, जबकि हमें अगर देखा जाए तो हमें लगेगा कि चढ़ना जो और बहना जो है ये भी तो भाववाचक संज्ञा हो सकती है, लेकिन नहीं। क्रिया आप कैसे पहचानते हैं, तो जब धातु में न प्रत्यय लगता है तो क्रिया का रूप हमें प्राप्त होता है, ये आपको पता होगा। तो धातु में न प्रत्यय को जब आप देखेंगे तो ये क्रिया का शब्द हो जाएगा, ठीक। और जबकि इससे हमारे जो ये प्रत्यय लगकर बनेंगे, जैसे देखिए चढ़ाई में ई प्रत्यय लगा है, बहाव में आव प्रत्यय लगा है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा का शब्द है। और बहना में भी देखें ना जो है हमारा इसमें लगा हुआ है, यानी कि ये धातु से क्रिया में बदला हुआ रूप है। इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं। अब जैसे मार धातु है, उसमें ना प्रत्यय लगने से मारना क्रिया बनी, और इसको देखिए मार जो है ये आपका बन गया आ लगने से भाववाचक। इसके बाद देखिए दौड़ना से दौड़, तो ये है कुछ आपकी भाववाचक जो क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी। इसके बाद देखिए अव्यय, अव्यय यानी क्रिया विशेषण का शब्द, दूर से बना दूरी, परस्पर से बनता पारस्पर्य, समीप से बना समीपता या सामीप्य, निकट से बना नैकट्य या निकटता। इनपे जब अभी हम प्रश्न एक आध देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाववाचक संज्ञा कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र शब्द दे दिया और पूछा इससे बनने वाली भाववाचक संज्ञा बताइए, तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, ऐसे आपको चार शब्द दे देगा, तो पूछेगा इससे कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। जैसे आपको दे दिया बहना शब्द, तो बहना से आपके क्या बनेगा, बहाव या बहना, बहनाई या कुछ ऐसे कुछ भी आपको वर्ड्स दे देगा, तो पूछेगा कि इससे क्या बन रहा है। तो भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ रखी है तो आप बता सकते हैं। चलिए कुछ भाववाचक संज्ञा के शब्द देख लेते हैं जो जातिवाचक संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बने होते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्हें देख सकते हैं आप, जैसे मनुष्य से मनुष्यता का गुण होता है, बच्चा से भाववाचक शब्द बचपन बना, दानव से दानवता बनता है, गुरु से गुरुत्व बनता है या गुरुता भी बनता है, नारी से नारित्व बनता है, पशु से पशुता बनता है, युवक से यौवन, शिशु से शैशव, इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं शैशवावस्था, ठीक है। शत्रु से शत्रुता, शिष्य से शिष्यत्व, माता से मातृत्व, मातृत्व देखिए यहाँ पे कहा जाता है उसमें मातृत्व के गुण हैं, ठीक है। तो गुण धर्म जो होते हैं वही हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो देखिए कैसे बनेंगे, पिता से पितृत्व, भ्राता से भ्रातृत्व, साधु से साधुता, प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व, पंडित से पांडित्य या पंडिताई, ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। दास से दासता या दासत्व, इंसान से इंसानियत, वकील से वकालत, अपना से अपनत्व या अपनापन, महान से महानता, संपन्न से संपन्नता, निर्धन से निर्धनता, धीर से धीरता, लघु से लघुता या लघुत्व, सभ्य से सभ्यता, शूर से शौर्य या शूरता, सम से समानता या समता, कायर से कायरता, गरीब से गरीबी, बहुत से बहुतायत, शीतल से शीतलता, वीर से वीरता या वीरत्व, फुर्तीला से फुर्ती, धीरज से धीरता। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इधर विशेषण के शब्द लिखे हुए थे, ये विशेषण ये सर्वनाम का शब्द था और ये भाववाचक संज्ञा बनी और यहाँ से विशेषण है। यहाँ तक आपके जातिवाचक संज्ञा शब्द से बने हुए भाववाचक शब्द थे। तो इनको आप देखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है। जैसे पंडित से बनने वाली भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा, तो पांडित्य या पंडिताई, ठीक है।
या शिशु से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो सहसौ बनेगी। नारी से नारित्व, दानव से दानवता। इसी तरह आपसे कोई भी एक शब्द दे देगा और पूछेगा इससे कौन सा भाववाचक शब्द बन रहा है। 4 ऑप्शन देगा आपको, उसमें फाइंड आउट करना होगा। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो संज्ञा पर आधारित है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो देखिए 2, 3, 4 या 6। तो आपको पता है कि व्युत्पत्ति या मुख्यतः जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसमें है, तो लिपि। देखिए लिपि शब्द क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि जितनी भी लिपियां हैं सबकी अलग अलग लिपि होती हैं। जैसे कि पंजाबी की गुरमुखी है, ठीक है, हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है। तो लिपि के अंतर्गत तो सारी लिपियां आ गई, यानी ये जातिवाचक हो गया। अब देवनागरी लिपि, हाँ ये तो एक नाम है क्योंकि ये हिंदी की लिपि है। तो देवनागरी लिपि जो है इसमें क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बच्चे, देखिए बच्चे जो है जातिवाचक शब्द है, ठीक है। और भाषा जो है ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, क्योंकि बच्चों में सभी बच्चे आ जाएंगे और भाषा में कोई भी भाषा आ सकती है। फिर देखें मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। आप समझ रहे होंगे कि प्रश्न तो बहुत सरल है, इनको क्यों लिखा गया है। आप प्रश्न पूछने के तरीके पर ध्यान दें कि मतलब ऐसे सीधे पूछता कि मानव में भाववाचक संज्ञा होगी मानवता, ठीक, तो आप समझ जाते। लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा सा भी वो घुमा फिरा के पूछता है तो भी आपको उस प्रश्न की भाषा समझ में आनी चाहिए। तो प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मानव शब्द में के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है आपको, यानी कि मानव से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। तो देखिए मनस्वी तो होगा नहीं, मनुष्यत्व नहीं होगा, और मानवता आपने अभी पढ़ा था, आदमियत भी नहीं होगा। इसके बाद देखें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सहसौ, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो यहाँ से देखते हैं पुस्तक पुस्तक के अंतर्गत सभी पुस्तकें आ जाएंगी, यानी ये जातिवाचक है। लकड़ी देखिए द्रव्यवाचक है, ये भी जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। लोहा जो है ये भी पदार्थ और द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भी जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। किंतु सहसौ आपने भी देखा था, शिशु शब्द से बना था सहसौ, तो सहसौ क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न ये देखें, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहां पर आप अभी एक चीज और पढ़ेंगे संज्ञा में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के तरीके से प्रयोग होता है, और कहीं कहीं पर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। इसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप देखें, कह रावण रावण जग केते। तो यहाँ रावण शब्द 2 बार दिया हुआ है, किंतु यहाँ पहले वाले रावण का क्या अर्थ है और दूसरे वाले रावण का क्या अर्थ है। तो ये है कि कहो रावण रावण जग केते। तो अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि जब किसी शब्द से वो किसी व्यक्ति के लिए था, मतलब जैसे नाम रावण का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, किंतु उसके गुण जो थे वो बड़े खराब थे, तो यानी कि उसके जैसे गुणों वाले लोगों को हम किस में रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे। तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब जातिवाचक की तरह होता है, जैसे हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठता के लिए जाने जाते थे, तो उनके अंदर कौन सा गुण था, जाति, मतलब उनके अंदर गुण कौन सा था, सत्यता का गुण था। उनको अभी भी आज भी लोग कस्में खाते हैं, हाँ तुम तो हरिश्चंद्र हो, जैसे हम किसी से भी कह देते हैं कि हाँ भाई तुम तो हरिश्चंद्र हो, तो यानी कि वो बहुत सत्यवादी है, ठीक है। तो उस पे तो खैर हम व्यंग कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी की हम संज्ञा दें, जैसे कहते हैं कि हम उसकी संज्ञा दे रहे हैं कि भाई राम लखन का जो बेटा है रामू, वो बिल्कुल हरिश्चंद्र है, इसका मतलब कि उसके अंदर हरिश्चंद्र वाले गुण मौजूद है, ठीक। जैसे हमारी कक्षा में कई बच्चे हैं और उसमें से सोहन जो है वो क्रिकेट खेलने में बहुत निपुण है,
वो निपुण है, तो हम क्या कहते हैं कि सोहन हमारी कक्षा का सचिन तेंदुलकर है। तो वो सचिन तेंदुलकर तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति है, लेकिन उनके गुण जो है वो क्रिकेट की जगत में सुपरस्टार है। तो हमने सोहन की तुलना किससे कर दी? सचिन तेंदुलकर के गुणों से कर दी। तो सचिन तेंदुलकर के गुण जो है वो उस व्यक्ति में विद्यमान हो गए। तो ऐसे भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे देश को हानि जयचंदों से है, तो जयचंद कौन था? एक मतलब कि षड्यंत्रकारी था, विद्रोही था। या विभीषण की बात करें कि आज भी अगर घर तोड़ने का काम विभीषण करते हैं, तो विभीषण करते हैं का मतलब किसी का भाई भी घर में ऐसा हो सकता है जो हमेशा उसके अपोजिट रहता हो। तो विभीषण ने क्या किया था? घर का भेदी लंका ढाए वाला काम। तो विभीषण के गुणों को याद करके हम उसको जातिवाचक में बदल देते हैं, ना कि उनके नाम को। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना रावण हो जाएगा, ना कोई विभीषण हो जाएगा, ना कोई जयचंद हो जाएगा। वो तो एक ही था और एक ही रहेगा, किसी एक व्यक्ति के लिए होता है। लेकिन उसके गुणों की तुलना जब हम कर देते हैं तो हम उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, कह रावण रावण जग केते। तो यहाँ एक रावण में तो है कि रावण कहो कि तुम रावण जैसे और लोग कितने हैं दुनिया में, यानी कि उसके गुणों की बात की गई है। तो एक रावण क्या है यहाँ पे? व्यक्तिवाचक है, और दूसरा क्या है? उसी की तरह की प्रजाति के लोगों को बता रहा है, यानी उसके गुणों के जैसे लोगों को बता रहा है। यानी कि दूसरा रावण क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हुआ? पहला रावण जो है वो व्यक्तिवाचक की तरह प्रयुक्त हुआ है और दूसरा जातिवाचक के तरह प्रयुक्त हुआ है। तो इसको बहुत सारे वाक्यों में दे सकता है। चलिए देखिए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या आता है? पशु पक्षी आदि या इनके नाम नहीं आते। गुण दोष आदि जी तो ये आते हैं। आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, शील, स्वभाव इत्यादि का वर्णन किया जाता है। तो गुण दोष जैसे मानव में मानवता का गुण, बच्चे में लड़कपन का, इस तरह के गुण होते हैं। दिशाएं आदि और आभूषण आदि, तो इसमें क्या आंसर होगा? गुण या दोष। इसके बाद देखें, पुलिस निम्न में से किस संज्ञा का रूप है? ठीक है, तो यानी कि पुलिस में कौन सी संज्ञा है? पुलिस शब्द में भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जातिवाचक और समूहवाचक दोनों हमें उदाहरण में दिया हुआ है। ठीक, तो हम पुलिस को किस में पढ़े थे? समूहवाचक संज्ञा में पढ़ा था हमने। तो समूहवाचक संज्ञा हमारा पहला आंसर होगा। अगर यहाँ समूहवाचक ना दिया होता तो हम इसे जातिवाचक में टिक करते। इसके बाद देखें, दिए गए शब्द समूह में कौन जातिवाचक संज्ञा का एक समूह नहीं है? तो देखिए, लड़का, किताब, शिक्षक, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, शहर जातिवाचक है। मेज, नदी, लोहा जातिवाचक है। लेकिन इलाहाबाद, कपिला और गोदावरी ये सब पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन है। तो यानी कि ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा का समूह है, इसलिए ये जातिवाचक का समूह नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। इसके बाद देखिए, निम्न में कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? वैसे तो ये बहुत कॉमन है, सभी को पता है कौन सा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होती है, किंतु संख्यावाचक जो है ये विशेषण का भेद है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। केवल प्रश्न को घुमाने का एक तरीका है, नहीं तो सीधा भी पूछता कि बुढ़ापा जो है इसमें कौन सी संज्ञा है। लेकिन यहाँ क्या दिया है? सेंटेंस के रूप में दिया है और रेखांकित कर दिया, तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते कि क्या पूछा है। तो इसमें दिया है रेखांकित शब्द में संज्ञा है, कौन सी है? तो भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी है? बूढ़ा शब्द से बुढ़ापा बन गया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक नहीं है। तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके का कंटेंट दूं। धन्यवाद।